हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन पर। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो मेरी जो क्लासेस थी आपकी जो कंटिन्यू है, और मैं कुछ रीजनवश से क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। इसलिए मैंने क्या करा कि अभी जो आपके एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ रही हैं, इसलिए स्पीडली जितना मेरे से हो सकेगा मैं जितना जल्दी करवाना चाहूँगा, कोशिश करूँगा उतनी जल्दी करवाने की आपके कोर्स को। ठीक है, और बात रही कोर्स की, कोर्स से मतलब मत रखिए, जो भी मैं करवा रहा हूँ उसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ सिर्फ। क्योंकि कोर्स को लेकर बैठ जाओगे तो कोर्स आपका 6-7 महीने 2 साल तक में नहीं सलटेगा। ठीक है, हमें फोकस करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, और जितने भी मैं करवा रहा हूँ उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, जितना टाइम बचा है हमारे पास में। ठीक है, तो आई होप जितना टाइम खराब ना करते हुए आपको 2-3 क्लासों का कंटेंट मैं एक साथ दे रहा हूँ। आज आपकी यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसी टॉपिक के साथ में, इस आज के सेशन के साथ में आपकी यूनिट नंबर 2 है मैकेनिक्स की, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो देखिए, आज के टॉपिक के अंदर जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है आज की क्लास के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है वो ध्यान से देखना। जो ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपका 2011 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, 2015 में आया है, 2016 में आया हुआ है। मैंने यूनिवर्सिटी को यहाँ पर सीन नहीं किया है, यानी कि शो नहीं किया है कि आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। आपको इसी चीज़ पर फोकस करना है कि आपका ये एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने इसलिए इसको शो नहीं किया है क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटी का नाम दे करके इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हो, मिनिमाइज कर देते हो। ठीक है, देखना ध्यान से। आज का जो टॉपिक हमारा वो क्या होने वाला है, रॉकेट के सिद्धांत का वर्णन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार लगा लेना है। ये एग्जाम में आता है, एक साल छोड़ के एक आपका एग्जाम में आपको मिलेगा। रॉकेट के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, रॉकेट के लिए निम्नलिखित संबंध उत्पन्न कीजिए। आपको क्या करना है, रॉकेट का जो भी सिद्धांत है उसकी कंप्लीट थ्योरी लिखनी है। और ये जो आपका जो मैं आपके पास में जो आपका फॉर्मूला है, जो भी आपका संबंध है, इसको क्या करना है, आपको डिराइव करना है, व्युत्पन्न करना है। ठीक है, देखो सिद्धांत। अब इसका सिद्धांत क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम सिद्धांत की। सिद्धांत क्या होने वाला है इसका, सिद्धांत होने वाला आपका रॉकेट की उड़ान गति के तीसरे नियम पर आधारित होती है। ये सभी को पता है, जिसको नहीं पता है वो आप जान लेना कि जो रॉकेट की उड़ान होती है वो गति के तीसरे नियम पर, यानी कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित होती है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि जो रॉकेट की उड़ान होती है वो गति के तीसरे नियम पर आधारित होती है, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर लागू होती है। जो न्यूटन का एक्शन रिएक्शन जो बल होता है, एक्शन रिएक्शन जो लॉ होता है, उस पर अकॉर्डिंग ये आपकी उड़ान करती है। इस कारण वस्तु विपरीत दिशा में त्वरित गति करने लगती है। इसके कारण क्या होती है, जो वस्तु होती है आपकी वो विपरीत दिशा में क्या करने लगती है, त्वरित गति करने लग जाती है। जैसे मैं बात करूं आपको, जैसे जैसे द्रव्यमान में कमी आती है, जैसे जैसे उस रॉकेट के द्रव्यमान में फ्यूल में कमी आती है, वैसे वैसे उसका त्वरण बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उसकी फ्यूल में कमी आती है उसका त्वरण बढ़ता जाता है तथा वस्तु का वेग तेजी से बढ़ता जाता है। अब क्या कर रहा है, जैसे आपको पता है कि किसी चीज का आपका जैसे उसका द्रव्यमान कम होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो ये आपका डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करना थोड़ी सी अच्छे से, ध्यान से देखना है। ये देखिए, ये आपका यहाँ पर रॉकेट है और ये आपके रॉकेट प्रक्षेपण की क्रिया है, किस प्रकार से निकलती है, किस प्रकार से आपकी रॉकेट है वो प्रक्षेपित होती है। ठीक है, ये आपका रॉकेट है, इसके अंदर क्या होता है, ये होता है दहन कोष, जहाँ पर आपके जो भी ईंधन है, जो भी ईंधन आपको मिला करके बनता है वो यहाँ पर आपका जलता है। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो आपके रॉकेट के चलने की दिशा इस साइड में है और रॉकेट की गति की दिशा ये वाली है, और ईंधन फ्यूल है। रॉकेट किधर चलेगा, इधर चलेगा, ये दहन कोष्ठ है, यहाँ पर जो फ्यूल जलेगा और ये बाहर निकलेगा। जो इस पीछे वाला हिस्सा है ये वाला इधर है, किधर है, इधर है, यहाँ से ये बाहर निकलेगा इस साइड में। ठीक है, तो ये ऑक्सीकारक पदार्थ है, यहाँ से ईंधन डाला जाएगा और जैसे ही रॉकेट से ये फ्यूल आपका दहन होगा यहाँ से, तो आपकी ये रॉकेट है इस साइड में गति करेगी। ठीक है, रॉकेट का ऊपर की ओर वेलोसिटी और नीचे होगा इसका द्रव्यमान छोड़ने की वेलोसिटी, यानी कि दोनों की एक्शन रिएक्शन फोर्स कार्य कर रहा है। ठीक है, आइए आगे देखिए। अब बात आती है आपके रॉकेट के लिए जो संबंध था वो कैसे उत्पन्न करेंगे, किस प्रकार से वो डिराइव्ड होगा, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसको ध्यान से देखना। निकाय, निकाय मतलब क्या होता है, आपका रॉकेट हो गया और उसके प्लस में गैस हो जाएगी,
इन दोनों को कंबाइंड में क्या मानेंगे हम, निकाय मानेंगे, ठीक है। फ्रेम मानेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे, तंत्र मानेंगे। निकाय का रॉकेट प्लस गैस का कुल संवेग नियत रहता है। जो आपका उस रॉकेट का जो भी आपका कुल मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि नियत रहता है। इसलिए गैस जेट संवेग से पीछे की ओर किस निकलती है। आपको पता है कि जो जेट होते हैं उनसे गैस है वो पीछे की ओर निकलती है, ठीक है। उतने ही संवेग से क्या होता है, रॉकेट आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन बात है, इसको आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आगे का क्या पॉइंट आगे देखना, किसी क्षण टी पर, किसी अल्पांश समय टी पर रॉकेट का द्रव्यमान क्या आपका कैपिटल एम है, तथा किसी स्थिर निर्देश तंत्र में इसका वेग कितना है, आपका वी है। माना सूक्ष्म समय अंतराल dt में। अब आप बात करूं मैं सूक्ष्म समय अंतराल की, dt की, किसकी, dt की सूक्ष्म समय अंतराल की। तो क्या होगा, रॉकेट से जेट के रूप में निकली गैस का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आपका dm हो जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई जितना हार्ड टफ काम नहीं है, क्योंकि पहले t था तो आपका मास m हो गया, और अब dt हुआ तो आपका मास भी dm हो गया, ठीक है। अब पीछे की ओर निकलने वाली गैस का वेग हो जाएगा आपका u, पहले था वेग v, अब हो जाएगा u, ठीक है। आगे देखिए, अब है राकेट के सापेक्ष गैस का निर्वातक वेग। रॉकेट है, उसके सापेक्ष जो भी गैस है उसका निर्वातक वेग क्या होगा, वी आर, ये आपका निर्वातक वेग है, u माइनस का v, यानी कि नया वाला माइनस पुराने वाला वेग। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में निर्वातक वेग आ जाएगा। इसको हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से। किस प्रकार से, ध्यान से देखना, एम डी वी अपॉन डी टी, ये आपका न्यूटन का सेकंड नियम है। क्या होता है, एम डी वी अपॉन डी टी, एफ इनिशियल यानी कि प्राथमिक स्थिति पर, वी आर डी एक्स अपॉन डी टी, समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। यहाँ पर इनिशियल रॉकेट पर लग रहा गुरुत्वीय बल, यहाँ पर जो ई एक्स टी है, जो रॉकेट के ऊपर क्या होता है, जो गुरुत्वीय बल लग रहा होता है, इसको डिनोट कर रहा है ये ई एक्स टी, ठीक है। अगला आपका वी आर डी एम अपॉन डी टी, वी आर डी एम अपॉन डी टी, बाहर निकलने वाली गैस पर, बाहर निकलने वाली गैस पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल को यह आपको डिनोट करता है, ठीक है। तो सिंपल में एंडिंग में आपका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है आपका कि एफ एक्स टी बराबर आपका एम जी, क्या निकल के आता है, एफ एक्स टी बराबर एम जी, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से ध्यान से देखना। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारे पास में क्या आया, एम डी वी अपॉन डी टी, एम डी वी अपॉन डी टी बराबर एम जी प्लस वी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, समीकरण नंबर 2। क्योंकि त्वरण था तो आपका v में परिवर्तन हो जाएगा t के सापेक्ष में, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 2 दे देंगे। अब यहाँ पर आपका जो v है, ये v तो आपका रॉकेट की गति, जो v है ये तो आपके रॉकेट की गति है, और जो रॉकेट का वेग है, और वी आर है आपकी जी की गति, यानी कि रॉकेट की विपरीत दिशा में गुरुत्व की गति, ठीक है। यही आपकी सेम कंडीशन रहने वाली है, एम डी वी अपॉन डी टी बराबर में आपका माइनस एम जी माइनस का वी आर डी एम अपॉन डी टी, ठीक है। डी वी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से डी वी निकालेंगे तो ये आपका एम उधर चला जाएगा, तो माइनस जी डी टी माइनस वी आर डी एम अपॉन डी टी, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 3। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 निकल के आई है। अब क्या होगा, इसमें आपका टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर रॉकेट का प्रारंभिक वेग कितना, आपका वी 0 है। किसी को ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जितना करवा रहा हूँ ना उतना कर लो, एग्जाम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 2 आज की कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम यूनिट नंबर 3 में देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा प्रयास ये रहेगा, क्योंकि मैं अब 2-4 दिन में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कवर करवा दूँ, क्योंकि मैंने चाहता कि आपको पूरा एक साथ सिलेबस लेके बैठ जाओ, जिसकी वजह से आपकी एग्जाम में दिक्कतें हो, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा कि टी बराबर 0 पर रॉकेट का प्रारंभिक वेग वी 0 है, कितना है, वी 0 है। प्रारंभिक द्रव्यमान कितना है, एम 0 है। ये आपकी 3 कंडीशन हो गई। टी बराबर 0 पर वेग वी 0 हो जाएगा और द्रव्यमान आपका हो जाएगा एम 0 हो जाएगा। समीकरण 3 का समाकलन करेंगे, जो हमारे पास समीकरण 3 है ये वाली, इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, डीवी का आपका वी हो जाएगा, तो डीवी माइनस का जी डी टी माइनस का वी आर डी एक्स डी एम अपॉन डी टी। जैसे इसका समाकलन ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में निकल के आएगी v बराबर माइनस का जी टी, ये आपका कॉन्टेक्ट हो गया, वो टी का टी के साथ कर रहे हैं तो टी हो जाएगा 1, और वी आर का वी आर और
1/t होता है log t, तो log e m प्लस का c समीकरण नंबर इसको 4 दे देंगे। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 4। अब क्या होता है, समीकरण 4 में क्या रखना है हमें, t बराबर 0 रखना है, v बराबर 0 रखना है, m बराबर m0 रखना है। ये समीकरण 4 में रखेंगे। जैसे हम समीकरण 4 में इन्हें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, c बराबर आपका हो जाएगा v0 प्लस वी आर log e m0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको रट लेना अच्छे से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लेना। अब सी की वैल्यू 4 में रखने पर जो हमारे पास में सी की वैल्यू आई है अभी इसको समीकरण 4 में रख देंगे। यहाँ पर कहाँ पर रखेंगे, इस समीकरण 4 में यहाँ पर आपको रख देंगे। तो C बराबर आपका V0 VR log e m0, समीकरण नंबर इसका दे देंगे 5। क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 5। C की वैल्यू समीकरण 4 में रखने पर, C की वैल्यू आपके समीकरण 4 में रख देंगे। तो समीकरण 4 में हम जैसे रखते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, V बराबर आता है आपका माइनस का GT माइनस का VR log e m प्लस V0 प्लस VR log e mt। देखो इतना हार्ड कुछ नहीं है, समीकरण 4 में रखना है। जो ये आपका ये मान है किसका, सी का, इसको वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तो देखना माइनस का जीटी रखना है, माइनस का वी आर लॉग ई सेम टू सेम, एम प्लस सी की जगह रख देना है V0 वी आर लॉग ई m0। अब इसमें से आपका कॉमन आ जाएगा, V0 माइनस का GT प्लस वी आर आपका कॉमन ले लिया। इससे वी आर कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा log m0 माइनस का log m, और ये आपका log m माइनस का log n होता है आपका log m अपॉन n। ठीक है, इसको कंडीशन अप्लाई कर देंगे, हमारे पास में log m अपॉन n की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये आपका हो गया log m माइनस n, तो ये हमारे पास में आ जाएगा v बराबर V0 माइनस GT प्लस वी आर log e m0 अपॉन m। समीकरण नंबर इसको दे देंगे 6। ये हमारे पास समीकरण नंबर 6 निकल के आया है। अब फाइनल हमारे पास जो आंसर आज का निकलने वाला है वो निकलने वाला आपका v बराबर V0 वी आर log e m0 अपॉन m माइनस का GT। ये हमारे पास में फाइनल इसका आंसर निकल के आ गया है। क्या निकल के आ गया है, ये हमारे पास में इसका फाइनल जो डेरिवेशन था वो निकल के आ गया। रोके सिद्धांत का जो संबंध है वो व्युत्पत्त हो गया है। अब आगे देखना, आगे एक टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। देखिए आगे का टॉपिक क्या है। अब देखो आज का हमारा सेकंड टॉपिक और यूनिट नंबर सेकंड का, यूनिट नंबर दूसरी का आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है। आगे हम बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड की, और 4 यूनिट हैं आपकी। ठीक है, तो ये 2-3 दिन में आपके मैं यूनिट नंबर थर्ड फोर्थ करवा दूंगा, फिर हमारी उससे जो पेपर है अगला स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम के पहले आपको करवाने की कोशिश पूरी करूंगा मैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला वो ध्यान से देखना क्या होने वाला है, कि सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बल संरक्षी बल उदाहरण है। सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बल किसी संरक्षी बल का क्या है, उदाहरण है। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से सकता है कि सिद्ध कीजिए कि जो केंद्रीय बल होते हैं वो संरक्षी बल होते हैं। इस चीज को सिलेक्ट करना है कि सिद्ध कीजिए कि जो केंद्रीय बल होते हैं वो संरक्षी बल होते हैं। इस चीज पर आपका बेस पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसके जस्ट पीछे का टॉपिक मैंने अभी कराया वो आप लोगों ने देखा है, और अब इसको अच्छे से देखना, आपको वो भी कवर हो गया होगा। और इसको अच्छे से ध्यान से देखोगे, बिल्कुल इसको मत करोगे, बिल्कुल स्किप नहीं करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और स्किप करोगे तो मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक साथ लिखते हुए चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, और नहीं मिले तो आपको मैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डालने की कोशिश करूंगा, उसमें आपको देख लेना। तो आपको एग्जाम में अगर इनसे बाहर क्वेश्चन मिल जाए तो मुझे बताना। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा जो आज के सेशन का वो क्या होने वाला है, कि सिद्ध करना है कि जो भी केंद्रीय बल होता है वो क्या होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। क्या होते हैं, संरक्षी बल का एक उदाहरण है जो केंद्रीय बल है वो क्या होता है, संरक्षी बल होता है। इसका एक उदाहरण है, इसको हमें प्रूव करना है। किस प्रकार से प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना। यदि किसी कण की विभिन्न बिंदुओं पर लगाने वाले, सबसे पहले हमें डायग्राम समझना है। इसमें आपको ये आपका कोई संरक्षी बल ले लेना है। इसमें आपको ये इस प्रकार से F1 फोर्स लग रहा है, इसमें आपका F2 लग रहा है। ये A है, ये बिंदु B है, ये पथ 2 है आपका, और यहाँ पर ये पथ A1 है। ये दो बिंदु है A और B, इनको बीच में विस्थापन हो रहा है। ये पथ वाला 2 है आपका, ये पथ A है। जैसे इसमें अल्पांश की बात करेंगे तो यहाँ पर अल्पांश लेंगे तो उसको अल्पांश पर आपका एक पर F1 बल लग रहा है, इस पर F2 बल लग रहा है, और बीच की जो दूरियां हैं इनके, ये आपकी dr है। ठीक है, कितनी है, अल्पांश दूरी आपकी dr है। ठीक है, अब इसको थोड़ी सी इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी क्या है इसकी, कि यदि किसी कण की विभिन्न बिंदुओं, यदि किसी कण की विभिन्न बिंदुओं पर लगने वाले बल की कार्य रेखाएं क्या है, ध्यान से सुनना, कि यदि किसी कण की विभिन्न बिंदुओं पर लगने वाले बल की कार्य रेखाएं एक स्थिर बिंदु से गुजरे तथा बल का मान केवल कण की स्थिर बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है, तो कार्य रेखा की दिशा में ऐसे बल को केंद्रीय बल कहते हैं।
कौन सा बल कहते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, अब हो गया आपका थ्योरी। अब बात करूँ मैं थ्योरी की कि आपको एग्जाम में थ्योरी किस टाइप से लिखनी है। जो भी आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है उसको टोटल थ्योरी के अंदर छाप दो अच्छे से। एग्जाम में सिर्फ वही करना है। आपको डायग्राम यदि आता है तो उस डायग्राम के बारे में टोटल एनर्जी, टोटल जो भी आपको जानकारी है वो आप उसमें लिख देना। ठीक है, ये आपकी थ्योरी की बात कर रहा हूँ, डायग्राम वाले की आपको डायग्राम से लिखनी है। अब देखो इसमें थोड़ा सा इसका डिस्कशन रूप में देखेंगे, डिस्क्राइब रूप में देखेंगे, बड़े रूप में देखेंगे इसको। जीरो को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर त्रिज्या आर, ओ को केंद्र मानकर त्रिज्या आर तथा आर प्लस डी आर के रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं? आर प्लस डी आर की एक रेखा खींचते हैं। आर और आर प्लस डी आर की रेखा खींचते हैं। अब माना हमारे पास में एक व दो बिंदुओं पर पी व क्यू पर केंद्रीय बल क्रमशः F1 और F2 का कार्यरत है। अब हमें पता है कि कौन कौन से बल कार्यरत है, आपका F1 और F2 बल कार्यरत है। ठीक है, बीच के कण का विस्थापन क्या हो जाएगा? आपका dr1 और dr2। यहाँ पर आपका dr1 है, ये वाला dr1 है, ऊपर आपका dr2 है। ठीक है, यदि F1 F2 को dr2 के बीच कोण क्रमशः θ1 व θ2 है। कोण कितना आपका? θ1 व θ2 है। ठीक है, तो बल क्या हो जाएगा? F इंटू डी आर। एफ इंटू डी आर बराबर हो जाएगा F इंटू डी आर वन बराबर F1 dr1 कोस θ1, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। और F2 dr2 बराबर हो जाएगा F2 dr2 कोस θ2 को समीकरण नंबर 2 दे देंगे। लेकिन जीरो बिंदु से P तथा Q के दूरियां, जो जीरो बिंदु है उससे प्यू प्यू जो जीरो बिंदु होती है, जीरो बिंदु से जो P तथा Q की दूरियां बराबर अर्थात r होती है। इसलिए केंद्रीय बलों F1 क्रॉस F2 के परिमाण भी बराबर होंगे। क्या हो जाएंगे? इनके परिमाण भी आपके बराबर होंगे। आगे देखना, लास्ट थोड़ा सा और बचा है इसके अंदर, जो भी बोरिंग था वो सब निकल गया है। अब लास्ट का जो थोड़ा सा बचा है इसको देख लेते हैं। अर्थात F1 बराबर F2, Fj बराबर F2 बराबर है आपका dr1 तथा dr2 के प्रमेय भी बराबर होंगे। ये सभी आपके बराबर हैं तो आपके dr2 और dr1 प्रमेय क्या है वो भी आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो dr1 cos φ1 बटे F1 dr1 cos θ1 बराबर आपका हो जाएगा dr2 cos θ2, dr2 cos θ2, F1 dr1 cos θ1 बराबर F2 dr cos θ2। ये हमारे पास में आ गया F2 dr2 cos θ2 θ1 और F2 dr1 F2 dr cos 2। ठीक है, cos θ2। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा हमारे पास में जो लास्ट में फाइनल जो आंसर निकल के आता हुआ था आपका F1 dr2 बराबर आपका F2 dr। क्या हो जाएगा? F1 dr2 बराबर आपका हो जाएगा F2 dr। समीकरण नंबर इसको 3 दे देंगे। अब जो लास्ट में निकल के आती है वो आती है आपके ए और 3 से समाकलन करेंगे। ए से लेकर के 3 तक लिमिट रख देंगे। F1 dr वेक्टर माइनस का ए से बी F2 dr2 समीकरण नंबर 4। ये हमारे पास में आपका टोटल कंप्लीट निकल के आ गया है कि केंद्रीय बल फ्लेक्सिबल होता है। इसके ऊपर हमने उदाहरण दिया, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आई होप सभी लोगों ने अच्छे से देखा होगा। और आज की यूनिट नंबर 2 आपकी कंप्लीट होती है और पीछे के सारे क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारे यूनिट नंबर 3। आई होप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। कमेंट कर जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।